नमस्कार। देखा जाए तो ज़िंदगी अपनी बहुत लंबी होती है, लेकिन पता है जिस दिन गोल सेट कर लो ना, एक लक्ष्य निर्धारित कर लो, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, अभी तो हमें बहुत सारे काम करने बाकी रह गए हैं। होता है ना ऐसा? करके देखिए आप। जिस दिन आप अपनी लाइफ के गोल को सेट कर लेंगे, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत छोटी सी है और आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे पार्ट्स को ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जुटे रहें, गोल को अपने को डिटरमाइन करें, उसे पहले ये देख लें ये कि हमें यही करना है, इसी दिशा पर हमें आगे बढ़ना है, डायरेक्शन को चूज़ करें और उस पर आगे बढ़ते जाएं। यकीनन आपको ये लगेगा कि नहीं, हमारे टाइम का एक एक मोमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि ये वापस नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की साइड, हम चलते हैं BST का। तकरीबन हमको लगता है ये हम लास्ट चैप्टर अपने लिए लेकर के आए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो, अब तक तो हमने आपको मार्केटिंग करना सिखा दिया, फाइनेंस करना बता दिया, सब बता दिया, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्योंकि कंज्यूमर हमारे मार्केट का किंग पिन होता है। प्रोड्यूसर जो भी कुछ प्रोडक्शन करता है, जो भी प्रोडक्शन हमारा होकर के आ रहा है, वो किसके लिए? कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करने के लिए, है ना। साथ साथ सेटिस्फैक्शन के साथ साथ प्रॉफिट भी चलता है। भाई, उनका प्रॉफिट होगा, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन होगा, दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, ठीक है। क्योंकि बिना प्रॉफिट के भी वो इसका मतलब बिजनेस करना ही हमारा बेकार हो जाएगा अगर हम प्रॉफिट ने मार्जिन नहीं ले रहे हैं उसमें तो। लेकिन फिर भी ये समझ में हमको अच्छे से आ रहा है कि कंज्यूमर किंग पिन है, कंज्यूमर के बिना मार्केट नहीं है हमारा। उसके बाद भी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन किसी भी तरीके से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, स्मॉल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उनका किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उनको चीट करने की कोशिश करते हैं, उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझ लें आप, गलत सामान दे देते हैं, ज़्यादा प्राइसेस दे देना, है ना, कुछ भी और चीज़ें, उनको ज़बरदस्ती प्रेशराइज कर करके सामान को अपने सेल कर देना, ऐसा करते हैं, ठीक है। बस यही सब चीज़ों को सोचते हुए लास्ट जो हमारा आ जाता है बिजनेस, वो आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को यहाँ पर हमें क्या करना है? उसे प्रोटेक्ट करना है, उसे हमें सुरक्षा देनी है। किसको? कंज्यूमर को। उसकी क्या चीज़ों को? उसकी इंटरेस्ट को, ठीक है। डेफिनेशन पे आते हैं, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसकी पूरी तरीके से हेल्प करना, डेट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इतनी बात समझ में आ गई आपको मेरी? इसीलिए इंडिया में धीरे धीरे जब ये एक्सप्लॉयटेशन बढ़ने लगा ना, तब यहाँ पर समझ में आया कि नहीं भाई, हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की यहाँ पर नीड है, होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है एज अ कंज्यूमर। इस टाइम अभी हम एज अ कंज्यूमर बात करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो सकता है। देन इम्पोर्टेंस कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम चलते हैं, उसके बाद बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलेंगे। पहले हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखो, कंज्यूमर इग्नोरेंस, पहले ये चीज़ आती है। कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब जानते हैं आप लोग? कंज्यूमर इग्नोरेंस, देखो, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है ना, पॉपुलेशन बहुत सारी है यहाँ पर। कंज्यूमर यहाँ पर मतलब कंज्यूमर को इतनी ज़्यादा समझ नहीं है अपने राइट्स के बारे में या फिर उन रेमेडीज़ के बारे में जो उसको मिल सकती हैं, समझ गए, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जैसे इलिटरेट होते हैं, उनको नहीं पता होता, गांव के लोग होते हैं उनको नहीं पता होता कि अगर उनको किसी ने चीट कर दिया तो वो क्या क्या उसके लिए कर सकते हैं, ना, केस फाइल कर सकते हैं या उनको रेमेडीज़ मिल सकते हैं, नहीं पता। तो कंज्यूमर इग्नोरेंस की वजह से ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंज्यूमर के लिए। क्लियर मेरी बात? क्योंकि ये लोग वो बता देते हैं उसको कि भाई आपको इतने इतने राइट्स मिले हुए हैं। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर है, दूसरी बात आ जाती है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर माने, क्योंकि इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, कंज्यूमर यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब एकजुट नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, बिखरे बिखरे हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में है सारे के सारे। तो इसलिए भी तो जो चीज़ बिखरी हुई होती है उसको लोग ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। वो आपने एक स्टोरी सुनी होगी ना, जिसमें एक फादर था, उसके बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पर, तो वो अलग अलग गठरी लेकर के आता है, वो जो लकड़ी की तो इकट्ठा अगर कर देता है तो वो टूटती नहीं है, और सिंगल सिंगल दे देता है स्टिक तो वो फटाफट टूट जाती है। बस वही वाली बात है कि कंज्यूमर क्या अनऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर एकजुट हो, जैसे तरह तरह के एक जो वो बने रहते हैं, जैसे कमेटी टाइप की बनी रहती हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे बने रहते हैं, तो वो कोई चीट नहीं करने पाए, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है, इसलिए यहाँ पर इनको चीट कर किया जा सकता है।
आराम से हो जाते हैं, इसकी वजह से भी हमारे लिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ कंज्यूमर वर्ल्ड वाइड, मतलब ये खाली सिर्फ इंडिया भर में नहीं है कि यहाँ एक्सप्लोटेशन हो रहा है, वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर का एक्सप्लोटेशन किया जाता है, उसे किसी न किसी तरीके से चीट किया जाता है। इसलिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको पता होना चाहिए भाई कि अगर हमको कोई चीट करता है ना, तो हम उसके अगेंस्ट क्या क्या कर सकते हैं। समझ गए? चलते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिर्फ कंज्यूमर के लिए ही नहीं है, ये बिजनेस भाई, तो क्या हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो क्या पागल है क्या? है नहीं ना, तो ये उसके लिए भी है ना, दोनों के लिए साथ साथ चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आएंगे आपको समझ आने लगेंगी बातें। अब बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कैसे? क्या हमने अभी बिज़नेस स्टार्ट किया तो क्या अभी बंद कर देंगे क्या हम? नहीं ना, हम बिज़नेस हमारा लॉन्ग टाइम तक चलता रहे, लॉन्ग टाइम। ये किस पे चलेगा? ये कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा हमारा, है ना। तो अगर हम कंज्यूमर के साथ एक बार चीट कर लिया, एक बार हमने उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, तो नेक्स्ट टाइम पे वो आ जाएगा? नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के साथ अपना काम करना चाहते हैं और एक लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का हमको ध्यान रखना ही होगा। ठीक है। और क्या हो जाता है, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। बिज़नेस जितने भी होते हैं वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं। जैसे हम बिज़नेस कर रहे हैं तो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो पलट के हमारा भी तो कुछ उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारी ड्यूटीज़ होती है कि हम भी उनके साथ फेयर रहें, है ना, फेयर रहें। बिल्कुल भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर उनको चीट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब समाज में रहते हैं तो क्या हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है हमारे उनके लिए कि हमें उनके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, इतना तो होना है, क्योंकि हमको पता है कि एक बार अगर गलत हम करते हैं और प्रॉफिट ऑफ मार्जिन हमारे पास बहुत सारा आता है, तो जो आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो हमारा डेफिनेटली वर्स होगा ही होगा। एथिकल जस्टिफिकेशन बहुत क्लियर है। एथिक्स होते हैं ना, हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमारी ये मॉरल वैल्यूज़ हैं। हमको हमेशा बचपन से सिखाया जाता है ना कि दूसरे का कभी बुरा नहीं करना है, ऐसा करना है, बड़ों को ये करना है, सम्मान करना है, बताया जाता है ना। एथिकल वैल्यूज़, ये हमारे बिजनेस की एथिकल वैल्यूज़ क्या है? आपको कस्टमर को चीट नहीं करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है ना, उसको ज़रूरत से ज़्यादा महंगा सामान नहीं देना, गलत सामान नहीं देना, गलत क्वालिटी का सामान नहीं देना। और जैसे माना जैसे हम सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम भी तो एक बिजनेस मैन ही बोला जाएगा ना यहाँ पे। तो एज अ टीचर अगर हम बात करते हैं तो हम अपने स्टूडेंट को कोई भी गलत बात नहीं बताएं। ये तो चीटिंग हो जाएगी ना, अगर हम आपको गलत पढ़ा रहे हैं और गलत डायरेक्शन में हम आपको लेकर के चले जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे नहीं, ये मैम तो गलत पढ़ाती हूँ, राइट। ऐसा ही होता है, इसी पे एथिकल कहा जाता है। चलते गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और क्या हो जाता है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो, एक बार आप गलत काम करेंगे और गवर्नमेंट ने आपके इंटरफेयर किया किसी भी काम में, मतलब जैसे रेड डल गई, कितनी मतलब गुडविल ख़राब होती है ना, है ना, कि रेड डली है तो कुछ इसका मतलब हम कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, या इसका मतलब हमने कुछ गलत काम किया। तो ये गुडविल ना आपकी जो है लोगों के बीच में ना ख़राब हो जाती है। बस इसको बचा के रखने के लिए आपके कंज्यूमर के साथ जो रिलेशनशिप है अच्छा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, है ना, तो आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते रहेंगे। ठीक है। कंज्यूमर इज पर्पज़ ऑफ द बिजनेस। मेन चीज़ आ जाती है भाई कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो कंज्यूमर हमारा मेन पर्पस होगा। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस स्टूडेंट्स होंगे। क्लियर है। और अगर हम एक बार गलत पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स का जो हमारे ऊपर ट्रस्ट है वो उठ जाएगा, और वही बात यहाँ हो जाती है। ठीक है। तो अगर हम अपने कंज्यूमर को बार बार चीट करेंगे तो फिर वो उसके बाद जो कंज्यूमर एक मेन बिजनेस का सोर्स होता है ना भाई, वही हमारा चला गया, तो फिर हम उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। क्लियर हो गई आपको मेरी इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। यही चीज़ों को सोचते हुए ही अब कंज्यूमर को क्या दिया गया? लीगल प्रोटेक्शन दिया गया इंडिया में, कि इतनी सारी भाई प्रॉब्लम थी और कंज्यूमर को इस तरीके से परेशान किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा भाई इसके लिए अब क्या हम करें। तो फिर यहाँ पर कंज्यूमर को लीगल प्रोटेक्शन दिया गया, और हम लेकर के आए लीगल प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लीगल प्रोटेक्शन थोड़ा सा इरेज हो गया है ये, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लेकर के आए। ठीक है। इसमें किन बातों पर प्रेशराइज किया गया? एक तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई, किसकी?
कंज्यूमर के जो राइट्स हम आगे बता रहे हैं भी, आपको जा रहे हैं वो बताए गए। उनको कुछ सेफ गार्ड्स दिए गए, है ना। सेफ गार्ड समझते हैं, जैसे गार्ड होता है ना आपकी सुरक्षा के लिए, ऐसे उनको सेफ गार्ड्स दिए गए। और रेड्रेसल एजेंसीज बनाई गई। रेड्रेसल एजेंसीज मतलब जहाँ पर जाकर के कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकता था। इसके बारे में भी अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं हम। आ जाते हैं कंज्यूमर राइट्स की साइड। कंज्यूमर के राइट्स हैं ये, देखो ये 6 राइट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यूएनए ने 2 राइट्स और दिए हैं। राइट टू सेफ्टी, देखो मार्केट में जो भी सामान आएगा वो ऐसा आना चाहिए कि कंज्यूमर उससे पूरी तरीके से सेफ़ हो। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आते हैं, ठीक है, तो उसका बॉडी ऐसा हो जिसमें उसको करंट आने के चांसेस ना हो, है ना। जैसे प्रेशर कुकर्स आते हैं, जैसे गैस आती है ना, इंडक्शन है, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैसी हो, जो सेफ़ हो पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का राइट है, राइट टू सेफ्टी। राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमने राइट टू नहीं लिखा है, सिर्फ हमने इन्फॉर्मेशन लिख दिया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन का पूरा अधिकार है कि उसको प्रोडक्ट के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप बताएं उसको, अगर आप अपना सामान को सेल करना चाहते हैं और कंज्यूमर आपसे पूछ रहा है तो क्योंकि उसको राइट मिला हुआ है इस चीज़ का, तो आपको तो उसको इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। सारी बातें उसको बताएं। उसको अगर ऑपरेट करना नहीं आ रहा, उसको नहीं समझ में आ रहा ये कैसा है, कैसे काम करता है ना, तो आप उसे उसकी पूरी बातें समझाएंगे। राइट टू मेक चॉइस, आप प्रेशराइज नहीं कर सकते उसको कि नहीं आप यही खरीदो, आपको यही खरीदना पड़ेगा, नहीं। उसे अधिकार है क्योंकि मेक चॉइस का, है ना। वो बहुत सारी चीज़ों को देखेगा, समझेगा, घूमेगा पूरे मार्केट में, फिर 10-10 जगह पे जाएगा, उसे जहाँ समझ में आएगा वहाँ से लेगा। आप उसको प्रेशर नहीं दे सकते हो। राइट टू बी हियर, अगर फिर भी उसके साथ कुछ गलत हो गया तो उसको हियरिंग का, यानी कि अपनी केस को फाइल करने का भी पूरा अधिकार मिला हुआ है कि वो आपके अगेंस्ट अपने केस को फाइल कर सकता है। होता है ना, ऑनलाइन जितनी भी प्रॉब्लम आती है, लोग जाते हैं और मिलता भी है, खूब अच्छे से मिल जाता है, कंपनसेशन मिलता है। टू सीक रेड्रेसल आ गया। टू सीक रेड्रेसल माने उसको यहाँ पे जितना भी उसको अगर प्रॉब्लम हो गई है तो उसको कंपनसेशन मिलने का भी पूरा राइट है, तो उसे कंपनसेशन भी प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। पूरा तो नहीं मिलता है लेकिन हाँ अप्रॉक्सीमेट अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट उसको मिल जाता है। उसके बाद आता है कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन ये होता है कि देखो जो लिटरेट लोग हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इलिटरेट लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता, उनको आपको ये सिखाना होगा, उसे पढ़ाना होगा, उसे बताना होगा कि ये ऐसा है। जैसे हम इसका एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं लेकिन फिर भी मोबाइल ऑपरेट कर लेते हैं, मोबाइल उनको चलाना आता है प्रॉपर, है ना। तो कैसे उनको सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है ना, उनको एजुकेट किया जाता है उतना तो वो अपनी उतनी चीज़ों का साइन वगैरह से सब उतना सीख लेते हैं, उनको आ जाता है। ये हो जाते हैं हमारे कंज्यूमर एजुकेशन। ये हमारे 6 राइट्स हैं। क्लियर है? अच्छा, ये तो बात आ गई कंज्यूमर के राइट्स की, तो यहाँ तो कंज्यूमर का भला हो गया सारा, है ना। तो क्या जो बिज़नेस कर रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? नहीं। इसीलिए तो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी हाथों हाथ बता दिया गया कि कंज्यूमर को भी तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, है ना। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, तो ये तो दोनों साइड से होता है ना, कि अगर एक दे रहा है तो एक ले भी तो उसको पूरा तो राइट तो दे दिए, राइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बता दी गई हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चलते हैं। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स, कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो ये, आपको बार बार कोई नहीं बताएगा कि आपको ये राइट मिला हुआ, आपको ये राइट मिला हुआ, आपको ये राइट, आपको खुद ही पता होना चाहिए कि आपके पास आपके 6 राइट्स मिले हुए हैं आपको, ठीक है। कॉशियस कंज्यूमर होना चाहिए। कॉशियस मीन्स जानते हैं ना, सावधान, अपना भाई अपना भला बुरा आपको खुद सोचना चाहिए ना। तो आपको कम से कम हर चीज़ में, अगर कोई भी चीज़ अगर आप लेने के लिए मार्केट में जा रहे हैं तो आपको खुद में कॉशियस होना चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि ना ये हम ले रहे हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर मेडिसिन लेने जा रहे हैं तो आपको पता नहीं उसमें एक्सपायरी डेट, अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो पढ़वा लीजिए किसी से, इतने सारे लोग होते हैं, पढ़वाइए। फिर फाइलिंग कंप्लेंट्स, अगर आपके साथ फिर भी कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल कर रहे? कंप्लेंट फाइल करो। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अक्सर करके कुछ ना कुछ हो जाता है ना, तो आप कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल करते हो? बाहर आकर के चिल्लाने से बेटर है कि आप कंप्लेंट फाइल कर दो। मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, क्वालिटी कॉन्शियस हो, है ना। आप पहले तो आप लोकल सामान खरीद लो ना, और फिर कहो कि ये ऐसा हो गया, वो ऐसा निकल आया, ये चाइनीज़ सामान के साथ जैसा होता है,
है ना। तो क्वालिटी कॉशियस हो भाई, ब्रांडेड सामान ले लो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक लो ना, हमने कब कहा कि 10 चीज़ें होनी चाहिए आगे पास, एक लो, अच्छा लो। डू नॉट फॉलो एडवर्टाइजमेंट, नहीं एडवर्टाइजमेंट देख करके लोग तुरंत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं और ले करके सामान आने शुरू हो जाते हैं, फिर कहते हैं ऐसा निकला है, तो भाई क्यों फॉलो करो एडवर्टाइजमेंट को, उनका तो काम है अपना ऐड करना, है ना। फिर आप ये तो आपका काम है ना कि आप किस तरीके से उसको ले रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो। इंस्टीट्यूशन कैश मिलो, बहुत ये इंपॉर्टेंट है भाई, इससे बहुत केस स्टडीज़ आती हैं आपकी, ये जितने भी हमने पढ़ा ना इससे केस स्टडीज़ आती हैं आपके पेपर में। इंस्टीट्यूशन ऑफ कैश मेमो, आप कोई भी सामान खरीदेंगे उसकी रिसीट जरूर से अपने पास रखें। कैश मेमो आपके पास होना चाहिए, आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि आपने शॉपिंग की है। रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करें, ऐसी किसी भी चीज़ को यूज़ ना करें जो आपके एनवायरनमेंट के लिए हैजर्डस हो सकती है। डिस्करेज स्मॉल प्रैक्टिसेस, है ना भाई, आपने खरीदा, दूसरे ने खरीदा, तीसरे ने खरीदा, आप कहते अरे हमारे खरीदने से क्या हो जाएगा, हमारा पॉलीथीन बैग को यूज़ करने से अकेले हमारे से क्या हो जाएगा, नहीं, एक एक ड्रॉप से ही तो इतना बड़ा एक घड़ा भर जाता है ना। तो मॉल प्रैक्टिसेस तो आप ही लोग रोकेंगे ना। चाइनीज़ सामान अगर एक एक लोग करके बंद करेंगे तभी तो वो इंडिया से हटेगा, है ना। ऐसे तो नहीं हट जाएगा कि हम कह रहे हैं कि भाई हमारे अकेले हमारे ही करने से क्या हो जाएगा, क्यों, हम इनिशिएट हमसे हो जाए ना, अगर हम ही शुरुआत हो जाए तो ठीक है ना, एक एक करके इसी से तो बन जाती है ना चेन, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद होना चाहिए अवेयरनेस, आपको अपनी सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए। आप दूसरे को जागरूक ना करें, खुद में जागरूक हो, खुद में अवेयर हो। देखो प्रवचन ना दें, हमको वो लोग समझ नहीं आते जो प्रवचन देते हैं। आप प्रवचन दे करके आप पहले तो आप खुद में उसे फॉलो करें, फिर दूसरों को बता दें, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारे कंज्यूमर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कंज्यूमर को इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तब जाकर के ये राइट्स उसके हो जाते हैं। ये हमने कुछ साइन बनाए हुए हैं, ISI मार्क, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे आप चेक करेंगे, एग मार्क है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर, बेस मार्क ये हॉल मार्क होता है, उसमें जो ज्वेलरी गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है उस पर बना हुआ होता है ये मार्क। फूड प्रोडक्ट पर वूल इको फ्रेंडली, ठीक है, ये मार्क आप उसमें देखें और उसके बाद आप उस चीज़ की ये समझ लीजिए ये सर्टिफिकेट हो जाते हैं कि हाँ जो आप सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। ये खाली ये इलेक्ट्रिक आइटम के लिए नहीं, ये ना जो ड्यूरेबल आइटम होते हैं काफ़ी, उसके लिए भी ISI मार्क को यूज़ किया जाता है। समझ गए आप मेरी बात को। चलते हैं हम आगे। अब हम आपको बताएंगे जो रेड्रेसल एजेंसीज़ हैं 3, वो वर्किंग कैसे करती हैं, ठीक है। और कंज्यूमर अगर केस फाइल करता है तो उसे तकरीबन क्या क्या उसमें रेमेडीज़ मिल सकती हैं। तो चलते हैं इसकी साइड और चलते हैं भाई रेमेडीज़ की साइड, ठीक है, कि अगर कंज्यूमर को किसी तरीके से चीट किया गया है तो वो कौन सी रेमेडीज़ हैं जो उसको मिल सकती हैं। रेमेडीज़ मतलब कंपेंसेशन, राइट। देखो, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, जैसे हमने कोई अगर डिफेक्टिव हमको सामान मिल गया है तो वो डिफेक्ट को रिमूव किया जा सकता है। सेकंड आ जाता है रिप्लेसमेंट किया जा सकता है सामान का। थर्ड आ जाता है रिफंड ऑफ प्राइस, उसके प्राइस को वापस किया जा सकता है। कंपेंसेशन ऑफ लॉस, उसे उसकी वजह से जो लॉस हुआ हो उसका कंपेंसेशन उसे मिल सकता है। स्टॉपिंग द सेल ऑफ दैट प्रोडक्ट, राइट, या फिर उसको मार्केट से बिल्कुल ही विड्रॉ किया जा सकता है। कोई एक ऐसा सामान है जो इससे मार्केट में लोगों को जैसे एक बार मैगी का हुआ था, कुछ समझ आए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के लिए लोग कहते हैं मैगी का हो चुका है तो उसके ही सेल को पूरी तरीके से मार्केट से हटा दिया, तो उसे विड्रॉ करा दिया जाता है। पेमेंट ऑफ एडेक्वेट कॉस्ट, मतलब भाई पूरा पेमेंट नहीं हो सकता लेकिन एडेक्वेट कॉस्ट को पेमेंट कर दिया जाता है। जैसे किसी पेशेंट के साथ हो जाता है हॉस्पिटल में तो उसे एडेक्वेट कॉस्ट पेड कर दी जाती है। टू इशू करेक्टिव एड, ठीक है, और करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट को कहा जाता है कि मार्केट में जो भी या फिर टीवी पे जो ऐड आ रहे हैं वो करेक्ट आने चाहिए, है ना, मिसलीड ना करें आप लोगों को, जो उसकी वजह से लोगों से परचेज़ करें और फिर उनको आगे जा कर के प्रॉब्लम क्रिएट हो, राइट है। चलते हैं हम। देखो ये जो कंज्यूमर है ना, अगर हमें इससे है कि कंज्यूमर कौन होता है तो कंज्यूमर एक सिंपल सी चीज़ है, जो कंज्यूमर जो चीज़ों को कंज्यूम करता है, ठीक है। इसका मतलब कौन हो गया, इसका मतलब वो पर्सन जो सामान को खरीद रहा है, जो सामान को परचेज़ कर रहा है किसी भी बाहर से।
खरीदेगा कैसे? उसके बदले में उसे कंपेंसेशन देना या कंसिडरेशन देना कंपलसरी होता है। अगर फ्री में ले रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं होगा। देखिए कंज्यूमर की डेफिनेशन आ जाती है, इसलिए बता रहे हैं। कंज्यूमर कौन? जो चीज़ों को खरीदे या फिर उसको हायर करे, है ना, थोड़े टाइम के लिए हायर करता है। दूसरी चीज़, बायर की अप्रूवल से, ज़बरदस्ती किसी का सामान चुरा करके हम नहीं लेके आ सकते। बायर की अप्रूवल से हमारे पास वो सामान या फिर हम जो सर्विसेज उससे लेना चाह रहे हैं वो हम उससे लेंगे, ठीक है। और तीसरा आ जाता है कि उसके बदले का यहाँ पर कंसिडरेशन ज़रूर पेड किया गया हो, फ्री में ना। तो हम कौन हो गए? तो फिर हम हो गए कंज्यूमर। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, यही कंज्यूमर जो होते हैं वो केस फाइल कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में। अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुई है किसी से भी, है ना, कोई भी सामान गलत आ गया है या किसी ने उसको चीट किया है, तो वो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। केस फाइल कब कर सकता है? केस फाइल जैसे हमने सामान हमारे पास आ गया, जैसे माना हमने ऑनलाइन शॉपिंग की, हमारे पास सामान आ गया और सामान हमारा डिफेक्टेड है, तो हम विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर केस फाइल कर दें। या फिर ऐसा कोई सामान है जिसकी टेस्टिंग होनी बाकी होती है, ठीक है, तो फिर उसके लिए 5 महीने का टाइम दे रखा है, तो फिर विदिन 5 मंथ हमको कंप्लेंट करनी ही होगी। केस फाइल कर दें आप। समझ गए मेरी बात को इतनी? ठीक है। केस फाइल हम कहाँ कहाँ करते हैं? ये लिखा हुआ रेडरेसल एजेंसीज हैं ये। एक तो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, एक स्टेट कमीशन है और तीसरा नेशनल कमीशन है, ठीक है। अब हमें केस फाइल करना है। सोचो केस फाइल कहाँ करेंगे? हम करते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में, है ना, डिस्ट्रिक्ट फोरम में करेंगे। अगर सामान हमारा 20 लाख रुपए तक का है, समझ रहे हैं आप, अगर हमारा सामान 20 लाख रुपए तक का है तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में ही जाएंगे। क्लियर है? डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर होते हैं उसके साथ, उसमें से एक मेंबर का वुमेन होना ज़रूरी होता है। ये जो प्रेसिडेंट है ये इनको स्टेट गवर्नमेंट ही सेट करती है। प्रेसिडेंट है ये रिटायर्ड जज हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। क्लियर है मेरी बात? जो वैल्यूज़ होंगी वो 20 लाख रुपए से ऊपर की नहीं हो सकती। आपने यहाँ पर अपना केस फाइल करना है, आपका केस यहाँ पे हियरिंग होगी और आपको प्रॉपर कंपनसेशन दे दिया जाएगा, या फिर आपको साथ जो भी उनको सही समझ आएगा वो हो जाएगा। इन केस फिर भी आप अगर इनके जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर आप अपनी बात को स्टेट कमीशन में आकर के फिर से फाइल कर सकते हो, वो भी लेकिन विदिन 30 डेज़। जैसे माना आपके पास यहाँ पर कोर्ट का आपका आ गया, है ना, फिर भी आप उससे सहमत नहीं हैं, तो आप 30 दिन के अंदर तुरंत से ही दूसरी अपना यहाँ पर केस फाइल कर दें स्टेट कमीशन में। क्लियर? स्टेट कमीशन में इसमें भी सेम, एक प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर होते हैं, एक वुमेन का होना कंपलसरी है। इसमें ये जो होते हैं, जो इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हाई कोर्ट के जज होते हैं, रिटायर्ड। इसमें वैल्यू होनी चाहिए 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का सेम प्रोसीजर इसमें रहता है। फिर भी अगर आप इससे भी सहमत नहीं हैं और अगर आपको लगता है कि अभी आपके साथ पूरी तरीके से जजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी बात को नेशनल कमीशन तक पहुंचा सकते हैं। नेशनल कमीशन में इसमें जैसे एक प्रेसिडेंट, इसमें एक प्रेसिडेंट होता है लेकिन उसके साथ 4 मेंबर होते हैं, उसमें भी एक वुमेन को होना सही रहता है, कंपलसरी है। जैसे इसमें जो ये प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और ये जो यहाँ पर जितना भी ये जो सेट किया जाता है सारी चीज़ें, वो वहाँ पर हाई कोर्ट के जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनकी सहमति से ही किया जाता है। यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो एक्सीड टू 1 करोड़, 1 करोड़ से एबव की जितने भी जो ये केस होते हैं वो यहाँ पर फाइल किए जाते हैं। अगर फिर भी आप यहाँ पे इनकी बातों से सहमत नहीं हैं तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो फिर आप विदिन 30 डेज सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपील कर सकते हैं। इतनी सारी रेमेडीज़ आपको ये इन्होंने दे रखी हैं, आप इन रेमेडीज़ को यूज़ करें, ठीक है, और अपने को प्रोटेक्ट करें। क्लियर मेरी बात? इंडिया में बहुत सारी ऐसे NGOs बने हुए हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए NGOs तकरीबन 500 के करीबन इंडिया के अंदर हैं। कुछ के हमने इंपॉर्टेंट नेम लिखे हुए हैं, जैसे कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, सिटीजन एक्शन ग्रुप, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, कॉमन कॉज न्यू दिल्ली का है, ये मुंबई के, बहुत सारे दे रखे हैं। इनका भी मेन काम यही होता है, ये लोग इसी बात पे ही प्रेशर देते हैं कि कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। वो जगह जगह जाकर, जैसे विलेज जाकर, वहाँ पे ज़्यादा लोग इग्नोरेंट रहते हैं ना, उनको जाकर के सेमिनार और उनकी सब चीज़ें उनको बताना, तरह तरह की मीटिंग्स अटेंड करना, उनको उनके जितने भी जो इंटरेस्ट होते हैं, उनको जो मिलने वाले जो उनके राइट्स होते हैं, वो उन सब चीज़ों के बारे में उनको बताते हैं।
ठीक है। और उनके साथ मिल कर के उनकी केस को फाइल कराना, इनिशिएट करना और उनको प्रेशराइज़ करना इस बात के लिए कि वो कैश मेमो लें या फिर अपने राइट्स के लिए लड़ा करें, इन सब बातों के लिए वो उनसे बार बार कहते हैं और उनको प्रेशराइज़ करते हैं। ये क्लियर हो गए होंगे आपको एनजीओज़ के फंक्शंस भी किस टाइप के ये वर्किंग में रहते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन यहाँ पर आकर के ये कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है ये सारा? इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ओके चिल्ड्रन, देन टेक केयर, गुड बाय।